बनारस के लोगों को स्वाद मिला प्रधानमंत्री सांसद होने का पहली बार 2014 में। अगर रोजगार नहीं मिलता तो 5 साल में युवाओं की क्रांति हो जाती। ये जो सबूत मानने वाली फौज है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। मैं अगर प्रधानमंत्री रहता तो ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा देता। नरेंद्र मोदी अगर चौकीदार हैं तो भारत का 125 करोड़ जनसंख्या, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे वो कोई भी हो, सब चौकीदार हैं। बीएचयू पहुंचा एनएमएफ न्यूज, जानने देश का चुनावी मूड। प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा ने टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर सबूत मांगने वालों की उधेड़ी बखिया, चौकीदार से लेकर राष्ट्रवाद पर रखी अपने दिल की बात, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं बीएचयू के एचओडी प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी। सर, आपका स्वागत है एनएमएफ न्यूज़ पर। नमस्कार सर, की अच्छी खासी पकड़ कहें कि राजनीति में बहुत ही जानकार माने जाते हैं राजनीतिक, और आइए इनसे जानते हैं कि बनारस से ये देश की राजनीति को किस तरह से देखते हैं। देखिए, बनारस देश की राजनीति का हमेशा से केंद्र बिंदु रहा। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी पूरे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का केंद्र बनारस रहा है। अगर बनारस न रहता तो इस देश में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात ही नहीं होता। नंबर 1, अगर बनारस न होता तो कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों में स्वतंत्रता संग्राम, भारत को स्वतंत्र कराने का आंदोलन यहाँ से न छिड़ा होता। गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की। तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने भी बनारस से प्रेरणा प्राप्त की। क्रांतिकारियों ने जो बंगाल से क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, वो सारे क्रांतिकारियों का शरण स्थली बनारस था। पंडित मदन मोहन मालवीय के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का केंद्र बनारस था और 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन की एक थाती भी है। यही चंद्रशेखर आजाद यही बिरला हॉस्टल में रहा करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल ही बिरला हॉस्टल में रहा करते थे। राधा कृष्णन यहाँ के कुलपति थे। उन्होंने अंग्रेजों की फौज को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में घुसने से रोक दिया था। ये सब बनारस का इतिहास है। ये सारे राजनीति के केंद्र हैं। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली बार चुनाव 1952 में हुआ। 1952 कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के भीतर से निकला हुआ समाजवादी दल संसोपा प्रसोपा के रूप में भारत में था। रूसी क्रांति के बाद कम्युनिस्ट पार्टियां इस देश में थी। तो राजनीतिक दल के रूप में जनसंघ थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। ये 3 पार्टियां बनारस में थी। एक और पार्टी 1952 में थी, उसका नाम था राम राज्य परिषद। लेकिन राम राज्य परिषद का बनारस में चूंकि स्वामी करपात्री जी ने उसकी स्थापना की थी, तो उसका प्रभाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश नहीं था, उसका प्रभाव क्षेत्र मध्य प्रदेश था, राजस्थान था और गुजरात था। तो ये सारी पार्टियां उस समय थी। लेकिन चूंकि नया भारत था, स्वतंत्रता के नए दिन थे, नए राष्ट्र के निर्माण का सवाल था, नेहरू जैसा कद्दावर नेतृत्व था, करिश्माई नेतृत्व था, इसलिए अन्य विपक्षी दलों का वो महत्व नहीं था जो महत्व आज है। 1952 में पहली बार बनारस में संसदीय चुनाव हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि काशी का संसदीय चुनाव देश के संसदीय चुनाव का एक केंद्र बिंदु बने। लेकिन चूंकि ये धार्मिक नगरी थी, सांस्कृतिक नगरी थी, यहाँ संगीत के घराने थे, यहाँ धर्म के घराने थे, यहाँ जो है विवेकानंद को आध्यात्मिकता मिली थी, यहाँ शंकराचार्य ने अपनी ज्ञान प्राप्त की थी, यहाँ कीनाराम, कबीर, तुलसी जैसे लोग पैदा हुए थे। तो पंडित नेहरू के दिमाग में ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा लगा कि बनारस को अगर राजनीतिक केंद्र बनाने लायक बनारस नहीं है, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं।
तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनारस को धार्मिक नगर मान करके बनारस को राजनीति के हाशिए पर 52 से ही रखा गया, पंडित नेहरू ने रखा। लेकिन चुनाव तो होना था, तो जो पहला चुनाव हुआ उसमें ठाकुर रघुनाथ सिंह पहले सांसद यहाँ के हुए। ठाकुर रघुनाथ सिंह स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन करता थे, संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। बाद के दिनों में वो कांग्रेस के 3 बार सांसद हुए। फिर बाद में उनके निधन के बाद जनता पार्टी, उनके निधन के बाद फिर यहाँ अन्य लोगों ने संसद का चुनाव लड़ा। लेकिन जो बनारस के संसदीय इतिहास के चुनाव का 52 से 2014 तक का की यात्रा देखें तो उसमें जो महत्वपूर्ण नाम हुए सांसदों के, ठाकुर रघुनाथ सिंह, पंडित कमलापति त्रिपाठी, राज नारायण, मुरली मनोहर जोशी, शंकर प्रसाद जायसवाल, राजेश मिश्र, ये सारे लोग सांसद हुए हैं बनारस में। बनारस ने कभी भी सांसद के रूप में देश का प्रधानमंत्री के दर्शन नहीं किए। बनारस के लोगों की इच्छाएं थी कि क्यों अमेठी का सांसद प्रधानमंत्री बने, क्यों रायबरेली का सांसद प्रधानमंत्री बने, क्यों फूलपुर का सांसद प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री भी बनारस के थे, यही रामनगर के थे, लेकिन बनारस से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, बनारस को अपने संसदीय राजनीति का केंद्र नहीं बनाया। यह आश्चर्यजनक बात है। जिस लाल बहादुर शास्त्री को काशी का बेटा माना जाता है, काशी के बेटे के रूप में उन्होंने राजनीति की का कहरा बनारस में स्थापित नहीं किया, वो दूसरी जगह से लड़े जाकर के। पहली बार 2014 में जब नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो बनारसियों को ऐसा लगा, उस समय तो पता ही नहीं था, ऐसा लगा कि एक ऐसे सांसद का चुनाव हम करने जा रहे हैं जो देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। सर, इसी के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पहले भी बीजेपी का गढ़ रहा है बनारस, मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ से सांसद रहे, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी ने इसे अपनी कर्म भूमि मानी। तो पहले और अब के मुकाबले 2014 से पहले और आज 2019 में मोदी राज में क्या बनारस आपको लगा आपकी नज़रों में बदला है? देखिए, बनारस कर्मभूमि भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं रही। ये राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद बनारस कर्मभूमि भारतीय जनता पार्टी की बनी है। उसके पहले ये कांग्रेस की कर्मभूमि थी। ये कांग्रेस के लोगों को हराना यहाँ मुश्किल था। यहाँ औरंगाबाद घराना था जो पंडित कमलापति त्रिपाठी का घर था। यहाँ लाल बहादुर शास्त्री घराना था जो रामनगर में, बनारस में ही है। तो ये कांग्रेस के घराने थे। राम जन्मभूमि आंदोलन ने बनारस के राजनीतिक चरित्र को बदल दिया और यहाँ जो है पहली बार श्रीश चंद्र दीक्षित भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुए, पहली बार राम जन्मभूमि। उसके पहले जनसंघ के लोग चुनाव लड़ते थे, कभी 80,000 वोट पाते थे, कभी 85,000 वोट पाते थे, कभी 76,000 वोट पाते थे, इतना ही वोट था। श्रीश चंद्र दीक्षित पहले सांसद थे जो दक्षिणपंथी राजनीतिक दल के सांसद बनारस से हुए और श्रीश चंद्र दीक्षित के बाद बनारस भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना। धार्मिक होने के कारण राम जन्मभूमि का श्रेय है उसका, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन का जो केंद्र था वो बनारस ही था। यही वाटर आंदोलन हुआ, दीपा मोहिता को यहीं से भगाया गया। यही राम जन्मभूमि आंदोलन में ईंट जो देश भर में घूमने की यहीं से शुरू हुई। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद बनारस की राजनीति का चरित्र बदल गया और बदलने के बाद ये था कि 1989 के बाद और आज 2019 होने जा रहा है, उसमें एक बार कांग्रेस के सांसद हुए, वो डॉक्टर राजेश मिश्र थे जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता थे और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के हुए। लेकिन सांसद होना अलग बात है, प्रधानमंत्री सांसद होना अलग बात है। बनारस के लोगों को स्वाद मिला प्रधानमंत्री सांसद होने का पहली बार 2014 में, और 2014 के बाद बनारस के लोगों ने विकास के मायने को समझना शुरू किया। पंडित कमलापति त्रिपाठी ने विकास के मायने को समझाने का प्रयास किया था। रेलवे स्टेशन कैंट बनवाया, DLW लोकोमोटिव इंजन का कारखाना लगवाया। तो सिर्फ लोकोमोटिव कारखाना लगाना या स्टेशन बनाना विकास का मॉडल नहीं था। नरेंद्र मोदी ने विकास के मॉडल को, बनारसी विकास के मॉडल के फलक को बड़ा किया, विराट किया, और उन्होंने कहा कि बनारस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होगा। वो गुजरात डेवलपमेंट ऑफ मॉडल लेके बनारस में आए थे और आज बनारस डेवलपमेंट मॉडल के रूप में देश को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो बनारस बदलने की बात है, बनारस तो बदला हुआ है। बनारस के लोगों ने ऐसी चीज, क्या बनारस के लोगों ने एयरपोर्ट से लेकर के काशी को जोड़ने वाली सड़कें ऐसी देखी थी? क्या बनारस के लोगों ने सजती रात में चमचमाती हुई बनारस देखे थे? क्या बनारस के लोग उस चमचमाते घाट को देखे थे? घाट तो गंदे रहते थे, मिट्टी भरी रहती थी। आज घाटों पर घाट वॉक चल रहा है। पहले सड़क वॉक चलता था, अब घाट वॉक में बदल गया। घाट वॉक मतलब गंगा के किनारे A80 घाट से राजघाट तक पैदल जाना आना, ये बनारस के लोग करने लगा। सड़कों पर नहीं घूमते, वो घाट पर। तो घाट की सुंदरता बढ़ी।
उन्होंने कहा था कि हमको न किसी ने भेजा न किसी ने बुलाया है, मुझे न गंगा माँ ने बुलाया है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है कि काशी गंगा की नगरी है, गंगा के बिना काशी का कोई मतलब नहीं है, गंगा शिव के बिना काशी का कोई मतलब नहीं है। तो अब गंगा ने बुलाया है तो गंगा भी स्वस्थ होनी चाहिए। आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या 5 सालों में गंगा स्वस्थ हुई? ये सवाल महत्वपूर्ण है और ये सवाल काशी के लोगों को सालता भी है। मैं ये मानने को एकदम तैयार हूं कि पिछले 5 साल में गंगा की जिस स्थिति की कल्पना हम काशीवासी कर रहे हैं वैसा नहीं हुआ है, लेकिन स्वच्छता के लिए काम हुआ है। पहली बार सीवरेज प्लांट, एक सीवरेज प्लांट का उद्घाटन हुआ जिसमें 12 या 13 या 100 MLD के सीवरेज का बदलाव हो रहा है। लेकिन अभी भी गंगा में नालियां गिर रही हैं, कूड़े कचरे गिर रहे हैं। बनारस के लोगों की सोच धीरे धीरे बदलती है और बदल रही है। घाट साफ हो रहे हैं तो गंगा भी साफ होंगी, ऐसी अपेक्षा हम लोग करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर 5 साल तक, आगे आने वाले 5 साल तक अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में बनारस की सेवा का मौका मिलेगा तो आगे आने वाले 2-3 सालों में गंगा की पुरानी स्थिति, पुराना गौरव मिल जाएगा। क्योंकि बार बार सरकार कह रही है नमामि गंगे योजना के तहत कम से कम 26,000 करोड़ बनारस में काम चल रहे हैं। अब काम चल रहे हैं तो काम तो एक दिन में पूरे नहीं होंगे, 5 साल भी। जो चीज 100 साल से कूड़ा कचरे के रूप में है वो 5 साल में आप उसको कर देंगे तो संभव ही नहीं है। सर, आप प्रोफेसर हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी राज में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने काम किया है? देखिए, शिक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है। स्वतंत्र भारत में जो शिक्षा का क्षेत्र रहा है वो शिक्षा का क्षेत्र नकलसी शिक्षा रहा है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। भारत ने अपनी शिक्षा को पहचानना ही भुला दिया। भारत में शिक्षा नहीं थी। हम पश्चिमी मॉडल ऑफ शिक्षा को लेकर कब तक ढूंढते रहेंगे? पश्चिमी मॉडल ऑफ शिक्षा कितने दिन तक प्रासंगिक रहेगी? हम मार्क्सवाद को, समाजवाद को, पश्चिम से आने वाले समाजवाद को, शिक्षा के समाजवादी मॉडल ऑफ शिक्षा को लेकर कब तक झेलेंगे? क्या हमारी शिक्षा अपनी शिक्षा नहीं है? हम तो जिस विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन नहीं पढ़ाए जाने चाहिए, वहाँ क्रांतिकारी आंदोलन नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, वो भारत का सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये सब चीज़ों से बनारस च्युत हो गया। तो इन चीज़ों पर प्रयास, लेकिन शिक्षा को बदलना जो 70 सालों से सड़ांध शिक्षा में थी, उस सड़ांध को एकाएक बदल देना भी संभव नहीं है। नवयुवक पीढ़ियां आ रही हैं, अब नई पीढ़ी शिक्षा के महत्व को समझने लगी है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगार प्राप्त करना नहीं होता, शिक्षा का मतलब ज्ञान प्राप्त करना भी होता था। यही काशी है जहां से बिना PhD या डॉक्टरेट, बिना प्रोफेसर हुए तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दिया और रामचरितमानस को लेकर के न जाने कितने हजारों प्रोफेसर पैदा हुए। यही स्थान है जहां शंकराचार्य कोई प्रोफेसर नहीं थे, कबीर कोई प्रोफेसर नहीं थे, कीनाराम कोई प्रोफेसर नहीं थे, ये विवेकानंद कोई प्रोफेसर नहीं थे। लेकिन इन्होंने जिस ज्ञान की थाती को स्थापित किया इस देश में, वो क्या भारत का ज्ञान नहीं है? वही भारत का ज्ञान है। उस भारत के ज्ञान को अगर हमारा युवा वर्ग नहीं समझ पा रहा है तो भारत की शिक्षा व्यवस्था का दोष है। तो भारत के शिक्षा व्यवस्था का भारतीकरण करने की आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जब 1914 में आए थे तो उन्होंने इस बात का संकेत दिया था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हम भारत के शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं और ये वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए काम हुए हैं, अनेक प्रोजेक्ट काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चल रहे हैं, स्वास्थ्य के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, स्वच्छ भारत के संदर्भ में, इंजीनियरिंग के संबंध में, मेडिकल के संबंध में, आयुर्वेद के संदर्भ में। ये सब काम बनारस में होने लगे हैं, रिसर्च होने लगे हैं। तो अभी 5 साल में सब कुछ बदल जाएगा ये मैं मानने को तैयार नहीं। सर, शिक्षा की बात हुई, अब एक मसला उठता है रोजगार का भी, क्योंकि शिक्षा से रोजगार भी जुड़ा है। तो ऐसे में जैसे विपक्ष का कहना है, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है, मोदी जी ने वादा किया था हर साल युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। तो जिसे कहते हैं कि सरकार फेल हो चुकी है अपने वादे में, खासकर युवाओं को रोजगार देने में। अब इस सवाल को यह समझना पड़ेगा कि रोजगार का मतलब क्या है। ये समझना पड़ेगा कि रोजगार का मतलब क्या सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही रोजगार है? ये सवाल नंबर 1 है। ये भी एक रोजगार है। आदमी पढ़ता लिखता है तो सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उसको IAS बनना चाहिए, उसको डॉक्टर बनना चाहिए, उसको इंजीनियर बनना चाहिए, उसको प्राइमरी से लेके मास्टर बनना चाहिए, अध्यापक बनना चाहिए। ये रोजगार है। लेकिन रोजगार का यही मापदंड नहीं है। बनारस में तो रोजगार इतना बड़ा है मैडम कि उसकी कल्पना बाहर के लोग, कोई मीडिया वाले नहीं कर पाते। इसलिए कि पर्यटन के क्षेत्र में बनारस ने अद्भुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। इतनी भीड़ पर्यटन के क्षेत्र में बनारस में आई है कि उस सारे पर्यटक रोजगार नहीं दे रहे हैं।
यहाँ जो लैंग्वेज के संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोई लैंग्वेज नहीं जहाँ पढ़ाए नहीं, लड़कों की युवाओं की भीड़ है कि हमको जर्मन सीखना है, हमको फ्रेंच सीखना है, हमको जापानी सीखना है, हमको चाइनीज सीखना है। ये लड़के एमए नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम इसको सीख लेंगे तो पर्यटन के क्षेत्र में हमको रोजगार मिल जाएगा, हमको काम कर लेंगे। सारनाथ से लेकर के सारी चीज़ घुमाने का काम ये पर्यटन के लोग, ये जो लड़के हैं कर रहे हैं। तो रोजगार बनारस में जो मुद्रा बैंक है, हमारा एक विद्यार्थी शोध कर रहा है कि मुद्रा बैंक से कितना लाभ हुआ। मैं जानता हूं इस बात को कि मुद्रा बैंक से सामान्य जो सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, भांग बेचने वाले, ये सारे लोग मुद्रा बैंक से लेकर अपनी दुकानों को सजा रहे हैं। बनारस का जो सजा हुआ दुकान का रूप देख रहे हैं, ये मुद्रा बैंक का कमाल है। क्या इसमें रोजगार नहीं है? लेकिन जिस रोजगार के व्यापक रूप में कल्पना कर रहे हैं, हो सकता है कि वो रोजगार में दिखाई न पड़ता, उनके पास डाटा ना हो, उनके पास आंकलन ना हो, लेकिन बनारस में रोजगार मिला है। संगीत बनारस के रोजगार का साधन है, संगीत का घराना है बनारस में। आप देखिए कितने संगीत के केंद्र बनारस में खुल गए, सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं। आधुनिक संगीत, पाश्चात्य संगीत, भारतीय संगीत, नृत्य, ये बनारस का घराना है, बनारस का केंद्र है। लकड़ी के खिलौने, आधुनिक ढंग से लकड़ी के खिलौने बन रहे, बर्तन जो तांबे और पीतल के बर्तन, इसके साड़ी, बनारस की साड़ी उद्योग, 400 पेटेंट बनारस के साड़ी को पिछले 5 साल में हुए हैं। उसके लिए भारत सरकार ने उन लोगों को पद्मश्री भी दिया है। तो बनारस की साड़ी भी बढ़ी है। तो इस सब चीज़ों को अगर इनके पास डाटा नहीं है, डाटा के आधार पर अगर करें तो रोजगार की बात की जा सकती है। यह हम मानने को तैयार है कि रोजगार का जो स्वरूप दिखाई पड़ना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ा, ये बात सही है। लेकिन रोजगार नहीं मिला, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। अगर रोजगार नहीं मिलता तो 5 साल में युवाओं की क्रांति हो जाती, क्योंकि 2014 का चुनाव युवाओं ने जीता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि युवाओं ने मोदी को जिताया था। अगर 5 साल में अगर जिस बेरोजगार की संख्या राहुल गांधी वगैरह हल्ला कर रहे हैं, अगर ये अगर रोजगार न मिलता, लोगों को नहीं मिलता, आशा न होती, तो क्रांति हो जाती बनारस इस देश में। क्रांति क्यों नहीं हुई? इतने आंदोलन, वो कौन सा आंदोलन खड़ा हो पाया? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं संतुष्टि का भाव है, कहीं ना कहीं आशा है। ये सरकार ही आशा की सरकार है। युवा इसे आशा कर रहे हैं कि यही कर सकते हैं, इन्हीं से मिलेगा, इन्हीं से हमको मिलेगा। तो जो ये आशा है, ये आशा युवाओं को शक्ति प्रदान कर रही है, संघर्ष करने की शक्ति प्रदान कर रही है। और दुनिया में आजकल रोजगार बिना शक्ति और संघर्ष के नहीं मिलता। सर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पर्यटन में खासकर मोदी सरकार ने काफ़ी कुछ काम किया। हमारे देश का पर्यटन बड़ा है, लेकिन जब महाकुंभ हुआ, आयोजन हुआ इतने बड़े स्तर पे, तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि पैसे पानी की तरह बहा दिए, रोजगार स्थायी, कहते ना कि परमानेंट नहीं, एक टेम्परेरी रोजगार मिला लोगों को बस। अब कुंभ के बारे में कोई जो लोग उठा रहे हैं, उन्होंने कुंभ गए हैं क्या? मैं तो 20 दिन कुंभ में रहा, मैंने रोजगार की वहाँ की स्थिति देखी। 1.5-2 महीने के कुंभ में कितने रोजगार मिले उनको कल्पना ही नहीं है। और बनारस को रास्ता है इलाहाबाद जाने का, उस कुंभ में पैसा पानी की तरह बहा, ठीक बात है, लेकिन पानी की तरह पैसा आया भी तो, उसका रिटर्न भी तो हुआ। हमेशा उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ में घाटे में रहती है। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार कुंभ को व्यापक बनाकर, वैश्विक बना करके फायदे में रही, पैसा कमाया, सरकार को पैसे मिले, और उस पैसे का उपयोग आध्यात्मिक और पर्यटन के क्षेत्र में लगाने में उनको करना पड़ेगा, वो करेंगे। इसलिए ये जो कुंभ 25 करोड़ लोगों की संख्या सरकार बताती है कि 25 करोड़ लोग इस कुंभ में आए, तो ये 25 करोड़ लोग जो देश भर के लोग आए हैं, वो क्या देख के गए हैं? कोई आदमी ने, किसी आदमी ने कुंभ की आलोचना की क्या? अगर कुंभ खराब होता, कुंभ में लाभ न होता, तो क्यों विपक्षी दलों के जो अधार्मिक लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, जो कथा सेकुलर लोग हैं, वो डुबकी क्यों लगाते? क्यों प्रियंका जी जाके आचमन करती अगर गंगा ठीक नहीं होती तो? और प्रयाग से काशी यात्रा नाव से कैसे करती? तो यही बात का संकेत है कि आप प्रयाग से नाव से, स्टीमर से काशी चली आ रही हैं। गर्मी के दिनों में स्टीमर नहीं चलते काशी में, गंगा में, और आचमन करने का साहस आपके पास नहीं होता। जो बिस्लरी पानी लोग पीते हैं, उन्होंने आचमन किया, दुनिया ने देखा। तो गंगा की स्थिति भी स्वच्छ हुई है। और कुंभ ने यह देश को, दुनिया को बताया है कि कुंभ एक सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, एक घटना ही नहीं है, एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं है। कुंभ के माध्यम से भारत में आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक आधार भी तैयार किए जा सकते हैं। तो इस कुंभ ने आध्यात्मिक ही नहीं, लोगों की मानसिक स्वस्थता का भी संदेश दिया। स्वच्छ भारत का संदेश कुंभ से प्राप्त किया। और उसको आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता कर्मियों के पैर धुए। क्यों धुए?
पैर क्यों धोते हो? पर इसलिए देखो उनको समझ में आ गया कि वास्तव में कुंभ को उन्होंने ऐतिहासिक बना दिया। उन लोगों जो लोग स्वच्छता में लगे हुए थे वो हजारों की संख्या में थे, वो उतने दिन उनको रोजगार मिला और उनके लिए एक स्थायी बंदोबस्त करने की आवश्यकता प्रधानमंत्री ने बताई, देश के प्रधानमंत्री ने बताई, और हो रहा है, ऐसा होगा ही, करना ही पड़ेगा उनको। तो इसलिए कुंभ को सिर्फ एक धार्मिक अधिष्ठान मान करके उसको दरकिनार करने का प्रयास को, उसका मॉडल बदल गया, कुंभ का स्वरूप बदल दिया, कुंभ के प्रति चिंतन बदल गया, कुंभ के प्रति सोच बदल दी। मेरा यह मानना है कि पिछले 4 सालों में भारत के युवाओं की सोच बदली है, भारत के लोगों की सोच बदली है। अब वो सोच पुरातनवादी नहीं रह गया, वो सोच कूपमंडूकवादी नहीं रह गया, वह सोच आधुनिक हो गया, आगे बढ़ने वाला सोच हो गया। उस सोच के आधार पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए के प्रयास में अगर सरकार मदद करती है तो भारत आगे बढ़ेगा। और युवाओं का योगदान बहुत अधिक है। अब युवाओं की सोच बदली है। आप कोई गंदा करके सड़क पर देख ले, आप काशी देख रहे हैं कितना साफ है, ये युवाओं की देन है। आप कोई पान खा के नहीं थूक सकता, दूसरा रोक देगा, टोक देगा, ये बनारस की मेंटलिटी नहीं थी। अब कोई पान करके नहीं थूकता, हर जगह पीकदान बने हुए हैं। बनारस के बारे में तो आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, लेकिन अब बात आती है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। अटल जी ने कहा था कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। फिर मोदी सरकार आई, मोदी जी ने जिस तरह से जो पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों ने किया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, पुलवामा हमले का बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, लेकिन विपक्ष ने उस पर सबूत मांगे। कांग्रेस से लेकर ममता बनर्जी से लेकर तमाम विपक्ष कहता है कि सबूत तो दिखाइए। कौन सा सबूत और किसको सबूत है, कैसा सबूत? दुश्मन हमारी छाती पर गोली मारे और हम उस पर आरती उतारें, ये राजनीति अब नहीं चलेगी इस देश में। ये देश, भारत बदल चुका है, भारत शक्तिशाली हो चुका है। अगर आप एक गोली चलाएंगे तो भारत के पास क्षमता है कि वो 100 गोली में जवाब देगा। यही पुलवामा के बाद हुआ। किसको सबूत दें? सेना किसको सबूत देती है? कहीं वीर सबूत देते हैं? वीर काम करते हैं। ये जो सबूत मानने वाली फौज है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही भारत है जिसमें भारत के टुकड़े होने की कल्पना आप कर सकते हैं और आप रह भी रहे हैं। आप भोजन भी करेंगे, आप पानी भी करेंगे, अपना रोजगार भी करेंगे और भारत को टुकड़े भी करेंगे। ये कौन सा भारत है जहां का युवा भारत को टुकड़े करे? और ऐसे टुकड़े करने वालों को हम आरती करेंगे? नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान हमारे निरीह सैनिकों को, बलिदानी सैनिकों पर गोली चलाएगा, बम से उड़ाएगा, तो उस पर हम गोली से जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम जब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, उन्होंने किया। पाकिस्तान को हम पड़ोसी मान सकते हैं। कौन सा पड़ोसी? शांतिप्रिय पड़ोसी, भाई का पड़ोसी। लेकिन पाकिस्तान क्या भाई का पड़ोसी निभा रहा है? वो आतंकवादी छद्म युद्ध की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, लगातार हमला कर रहा है। हमने उनको 71 में पराजित किया, हमने उनको 65 में पराजित किया, हम कारगिल में उनको पराजित किए, फिर भी आप नहीं सुधर रहे हैं। और आप कहते हैं कि हमारे पास परमाणु अस्त्र है, हमसे डरिए। हम क्यों डरे हैं आपसे? हमारा इतना बड़ा देश है, हम क्यों डरेंगे आपसे? हम नहीं डरेंगे आपसे। इतना बड़ा देश है, इतना विकसित देश है, और उसके बाद आप हमको डरा रहे हैं। भारत डरने वाला देश है? अब भारत डरने वाला देश नहीं है। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो आज ये सरकार है, कल कोई भी सरकार आएगी, उस सरकार को पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़ है। वो आतंकवाद उनका प्रोफेशन है, उनका उद्योग है, वो पैसा कमाते हैं। उनके पास और क्या है? हम तो विकास की बात करते हैं, हम गंगा साफ कर रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, हम फ्लाईओवर बना रहे हैं, हम एविएशन में क्रांति कर रहे हैं, विज्ञान में क्रांति कर रहे हैं। वो आतंकवाद में क्रांति कर रहे हैं, वो आतंकवाद में शोध कर रहे हैं, हम विज्ञान में शोध कर रहे हैं। दोनों में अंतर यह है। तो हम पाकिस्तान को किसी भी तरह पे स्वीकार नहीं करने वाले हैं। यह देश अब राष्ट्रवाद के ऊपर खड़ा है। राष्ट्र हमारा सर्वोच्च है। देश का युवा इस बात को मानने लगा है। हम भूखों मर जाएंगे, हम रोटी के लिए मुहताज रहेंगे, लेकिन राष्ट्र को की गौरव को, राष्ट्र के स्वाभिमान को गिरने नहीं देंगे। ये भारत का हर युवा जानता है। और इस परिस्थिति में आप जाति, संप्रदाय, धर्म और भारत के टुकड़े के रूप के में चलने वाले आंदोलन को आप चला नहीं सकते। इसलिए यही कारण है कि 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। और राष्ट्रवाद के आधार पर जो एयर स्ट्राइक हुई, जो कई बार स्ट्राइक हुई, उस स्ट्राइक ने भारत की जनता ने स्वीकार किया है। उन लोगों के सबूत मानने का, ममता को हम सबूत क्यों देंगे? हम राहुल को सबूत क्यों देंगे? हम दिग्विजय को सबूत क्यों देंगे? वो होते कौन है सबूत मानने वाले? भारत की जनता ने स्वीकार किया। वो भारत की जनता नहीं है, भारत की 125 करोड़ जनता ने स्वीकार किया है
कि स्ट्राइक हुई है, लोग आतंकवादी मारे गए हैं और आगे मारे जाएंगे। और जब भारत की 125 करोड़ जनता ने स्वीकार किया तो ये छोटे छोटे लोगों की सबूत मांगने से भारत की सेना का ना मनोबल नीचा होगा, न भारत के राष्ट्र का सर झुकेगा। इसलिए सबूत की राजनीति हर आदमी को पतन की तरफ ले जाएगी, और सबूत की राजनीति गद्दारों की राजनीति है, सबूत की राजनीति देशद्रोहियों की राजनीति है। ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं स्वीकार करता हूं। सर, जो अलगाववादियों को सुरक्षा दी जाती थी देश की तरफ से, मोदी सरकार में उनसे ना सिर्फ सुरक्षा ली गई बल्कि उन पर नकेल भी कसी गई। यासीन मलिक को भी गिरफ्तार किया, उनके जितने भी संगठन हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि खासकर कश्मीर मसले पर, कश्मीर इतना बड़ा मसला है जो आज तक कभी सुलझ ही नहीं पाया, तो उसमें मोदी सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। कश्मीर की समस्या को उठाया किसने? समस्या को पैदा किसने किया? मोदी ने किया? मोदी तो उस समय थे भी नहीं, नेहरू ने पैदा किया ना। हरि सिंह के साथ जो समझौते हुए, उस समझौते का आधार तो नेहरू ही थे ना। तो नेहरू ने उस समय कश्मीर की समस्या को समाधान क्यों नहीं किया? कश्मीर को लेकर कितने युद्ध हो चुके उस समय। जब रोग आप पाल के रखें तो उसका ऑपरेशन होगा। अगर रोग कैंसर बनेगा तो उसका ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है। कश्मीर में अलगाववाद के नाम पर अपनी समृद्धि की कल्पना करते थे। वो अलगाववाद वगैरह नहीं करते थे, उससे उनके लड़के विदेश में पढ़ते थे। भारत सरकार अकूत धन उनको देती थी शांति के नाम पर, उनको पालती थी, उनको पोसती थी। उनको लगा कि भारत देश एक कायर देश है, हम जैसे चाहे जिस समझौते के आधार पर उनको घुमा सकते हैं। लेकिन मोदी ने कहा कि जीरो टॉलरेंस, जो आतंकवाद का समर्थन करेगा उससे कोई समझौता नहीं होगा। उनके पैसे बंद कर दिए, बिलबिला तो रहे हैं। जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर खिलाया वो कश्मीर में रह रहे हैं, हम उनकी आरती कर रहे हैं। ये कौन सा तर्क है? अगर कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है और JKL के लोग इसकी जिम्मेदार हैं तो उनको इस देश में रहने का क्या हक है? मेरा ये सवाल है। क्यों वो लोग देश में रहें और क्यों उनको पाला जाए? ऐसे लोगों को ऐसे वो तो जेल में बंद कर रहे हैं। मैं अगर प्रधानमंत्री रहता तो ऐसे लोगों को फांसी चढ़ा देता। मैं देशद्रोहियों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्र मेरी माँ है। मैं अपने माँ के खिलाफ किसी प्रकार का द्रोह स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, भले अध्यापक हूं तो क्या हुआ। और ये होना भी चाहिए देश में। अगर हम निर्भय नहीं रहेंगे, हम देश की सुरक्षा नहीं करेंगे, हम आतंकवादियों को पालेंगे, हम आतंकवादियों को बिरयानी खिलाएंगे, हम आतंकवादियों को शिक्षा से लेकर पैसे देंगे, तो ये कौन सा राष्ट्र है? हम मानवाधिकार के किस राष्ट्र को लेकर चल रहे हैं? क्या इजराइल में ऐसा हो सकता है? क्या अमेरिका में ऐसा हो सकता है? क्या अन्य किसी बड़े देशों में ऐसा हो सकता है? कोई नहीं स्वीकार करेगा। भारत एक बड़ा भारी उदार देश है जो आतंकवादियों को भी पाल लेता है, इसकी उदारता है। लेकिन कब तक? कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, वहां से भगा दिए गए। हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों के साथ न जाने क्या क्या दुर्व्यवहार हुए, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करेंगे इतने वर्षों से? और मैं मोदी सरकार की इस नीति का समर्थन करता हूं कि कश्मीर में जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। उसमें जो भी कश्मीर के खिलाफ, हम कश्मीरियत का सम्मान करते हैं। हम कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का सिर है, सिरमौर है। कश्मीर के बिना भारत के सम्मान की कल्पना नहीं की जा सकती। और जब भारत का सम्मान जिस राज्य से जुड़ा हुआ है, उस राज्य में आतंकवादी और उस राज्य में देशद्रोही लोगपन पे ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये मोदी सरकार इसके लिए काबिल तारीफ है। ठीक है, कई साल लगेंगे, कुछ लोग और मरेंगे, बलिदान होंगे और देश के लिए बलिदान करने में सबको गौरव है। भारत की सेना देश के लिए बलिदान कर रही है, वो स्वागत है। वही देवता है, वही देव है, वही सब कुछ है। लेकिन हम कश्मीर में अब आतंकवाद बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। कश्मीर को या तो सुधरना होगा, और ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा है उसको पाकिस्तान को हमको देना होगा। आज नहीं देंगे, हमारी पीढ़ी के बाद देंगे। लेकिन पाकिस्तान हमारी जमीन को लेकर के अब जी नहीं सकता। यह भाव भारत के युवाओं में भी आ गया है, भारत की 125 करोड़ जनता में भी आ गया है। इसलिए अब जो भी सरकार आएगी, अब कश्मीर के आतंकवादियों को, कश्मीर के उन पाकिस्तान समर्थक लोगों को स्वीकार नहीं करेंगी। ये तो रास्ता भारत में बन गया, ये भारत की उपलब्धि है। सर, अब आपसे मेरा सिर्फ एक आखिरी सवाल। पीएम मोदी की मुहिम, मैं भी चौकीदार हूं, क्या आप इसका समर्थन करते हैं? अब देखिए, ये बात चौकीदार शब्द को पहले आपको समझना पड़ेगा। भारत के लोग चौकीदार का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे हैं। मोदी ने चौकीदार शब्द को आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक और भारतीय संस्कृति के अनुसार प्रोपोगेट किया। चौकीदार का मतलब होता है द्वारपाल। नीति शतक में एक लाइन लिखा है, द्वारपाल राज्ञ, राजा ही द्वारपाल है। कौटिल्य लिखता है
कि सचिवा द्वारपाला, सचिव द्वारपाल है। नीति विमर्श लिखता है कि नारी द्वारपाला, नारी अपने परिवार की द्वारपाल है। तो द्वारपाल का क्या मतलब होता है? द्वारपाल का मतलब चौकीदार, जो जिसकी सुरक्षा करे वह चौकीदार है। नरेंद्र मोदी अगर राष्ट्र के नेता हैं तो उनको राष्ट्र के स्वामी नहीं है, वो चौकीदार हैं, सेवक हैं, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी को उस तरह के पाखंडवादी नेतृत्व को की तरह अगर जीना चाहेंगे तो भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं चाय वाला हूं। जब मैं चाय वाला हूं तो चाय वाला आम जनता है। हम भी तो चाय वाले हैं मैडम। हम अपने घर में, हमारी पत्नी चली जाती हैं और चाय की तलब पड़ती है तो हम घर में चाय बनाते हैं, तो हम भी तो चाय वाला हैं। तो हम गंदे हो गए, हम चौकीदार करके खराब हो गए। कई लोग कह रहे हैं कि हमारे लड़के चौकीदार नहीं बनेंगे, तो क्या बनेंगे? आतंकवादी बनेंगे, राष्ट्रद्रोही बनेंगे, भारत को टुकड़े करने वाले गैंग के सदस्य बनेंगे, क्या बनेंगे? चौकीदार आध्यात्म। और जो लोग चौकीदार चोर कह रहे हैं वो भारत की संस्कृति को गाली दे रहे हैं। लेकिन सर, प्रियंका गांधी वाड्रा कहती है कि चौकीदार तो सिर्फ अमीरों के होते हैं, और राहुल गांधी तो ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में जाके कहते हैं कि हमारे देश का चौकीदार ही चोर है। अरे भाई, प्रियंका गांधी तो अमीरी ही देखी है, चौकीदारी तो देखा नहीं उन्होंने। उनको तो सोने के चम्मच लेके पैदा हुई हैं वो क्या जाने चौकीदार क्या होता है, वो क्या जाने चाय वाला क्या होता है। कभी क्या चौकी पर, जमीन पर सोया उन्होंने? बताएं प्रियंका गांधी। चौकीदार का नेता, चौकीदार आदमी नहीं होता, चौकीदार हमारा भाई नहीं है। चौकीदार हमारे अमीरों का कौन सा चौकीदार? अमीर तो खुद चौकीदार है। गांधी ने कहा था कि जो देश का अमीर है वो ट्रस्टी है, वो धन का मालिक नहीं है, वो चौकीदार है। ट्रस्टी मतलब चौकीदार, भारत के धन का चौकीदार है अमीर। तो अमीरों के चौकीदार होंगे या अमीर चौकीदार होंगे कि भारत का हर युवा 125 करोड़ भारत माँ का चौकीदार बने, उसकी रक्षा करे, उसकी संप्रभुता की रक्षा करे, उसके सम्मान की रक्षा करे, उसके गौरव की रक्षा करे, गरीबी को मुक्त करे, अशिक्षा को मुक्त करे, भ्रष्टाचार से भारत को मुक्त करे। और भ्रष्टाचार से मुक्त करना ही चौकीदारी है, गरीबी को भारत से मुक्त करना ही चौकीदारी है, कुशिक्षा से भारत को मुक्त करना ही चौकीदारी है, और रोजगार युक्त सशक्त भारत बनाना ही चौकीदारी है। इस बात को चौकीदार के संदर्भ में समझना चाहिए। नरेंद्र मोदी अगर चौकीदार हैं तो भारत का 125 करोड़ जनसंख्या, चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे वो कोई भी हो, सब चौकीदार हैं। और भारत माँ का चौकीदार बनने में हमारे जैसे लोग गर्व का अनुभव करते हैं। क्या इस चौकीदार को महागठबंधन, माया, अखिलेश, राहुल गांधी, ममता बनर्जी के आने से रोक पाएंगे या नहीं? लास्ट कमेंट। अब आपने ऐसा सवाल पर दिया कि गठबंधन, एक गठबंधन पुरातन राजनीतिक समीकरण है जो जाति समीकरण के आधार पर चलता है। 2014 में जाति समीकरण ने भारत की जनता ने उखाड़ के फेंक दिया था, और 2019 में भी भारत की जनता इन समीकरणों को अस्वीकार करेगी, क्योंकि अब जाति 2 दूनी 4 राजनीति में नहीं होते। देखिए, बहुत साफ बात मैं बता रहा हूं कि कभी भी राजनीति में 2 दूनी 4 नहीं होंगे। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी यह सोच करके गठबंधन की है कि दलित, मुस्लिम और यादव वोट के आधार पर हम उत्तर प्रदेश में फतह प्राप्त कर लेंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। कभी लालू चलाते थे दलित, मुस्लिम, यादव बिहार में, अब भारत बदल चुका है। अब भारत में दलित उलित शब्द जो है, हमारा हर दलित भाई हो गया, हर यादव हमारा भाई हो गया, हमारे घर का हो गया, हर युवा हमारा हो गया। अब समानता की बात हो रही है। इसलिए गठबंधन के रूप में जो लोग राजनीति, गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भी हुआ था, कांग्रेस और अखिलेश में क्या हुआ? उड़ गया। गठबंधन सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि मोदी को हटा दिया जाए। मोदी सबसे बड़े खतरा हैं इन विपक्षियों के लिए, क्योंकि उनकी जमीन सरक गई है। मोदी सबसे बड़े खतरा हैं इसलिए कि सबके अस्तित्व पर संकट है। जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अस्तित्व का संकट है। इसलिए किसी न किसी तरह से उन मोदी को हटाना है। 2019 का चुनाव किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं हो रहा है, सिर्फ मोदी हटाओ चुनाव है। यही विपक्ष करना चाहता है, और देश की जनता खूब अच्छी तरह जानती है कि मोदी को हटाने से देश का क्या हानि होगी, देश का क्या लाभ होगा। ये देश का युवा भी जान रहा है, देश के लोग भी जान रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि 2019 का चुनाव अब शुरू हुआ है,
कोई प्रतिक्रिया आपके गठबंधन की नहीं है, कोई प्रतिक्रिया आप खुद ही चिल्ला रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, आप खुद ही चिल्ला रहे हैं कि हम आ रहे हैं। जनता ताली बजा के हट रही है, क्योंकि जनता प्रशिक्षित हो चुकी है, जनता ने विकास का मॉडल देख लिया है, जनता ने बढ़ते हुए भारत के कदम को देख लिया है। जब भारत के कदम को बढ़ते हुए देख लिया है, जब अपनी आकांक्षाएं भारत से जोड़ लिया है, तो ये गठबंधन का जातीय समीकरण कितना चलेगा, ये 2019 का चुनाव दिखाई पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि 2019 का चुनाव भारत के राजनीतिक चुनावी संसदीय इतिहास में एक नई इबारत लिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, एनएमएफ न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।